कहानी लेखक की अपनी भावनाओं के द्वारा लिखी गई है। इस कहानी को सुनकर आप अपना मनोरंजन कर सकते हैं। इस कहानी में दर्शाए गए पात्र, उत्पादन और घटनाएं सभी काल्पनिक हैं। कहानी किसी भी व्यक्ति के भावनाओं, प्रथाओं और परंपराओं का अपमान नहीं करती है। ये कहानी पूरी तरह से काल्पनिक है। दोस्तों, सिर्फ आपसे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप हमारी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर लिया कीजिए, क्योंकि हम इसे बहुत ही मेहनत से बनाते हैं और आप बिना लाइक और सब्सक्राइब किया ही चले जाते हैं। एपिसोड 205, अक्षत का पछताना। दोस्तों, अब तक आपने पिछले एपिसोड में सुना कि रेहान ने अक्षत को जब ये बताया कि किया ही उसकी बायोलॉजिकल बहन है और वही डॉक्टर केआर है, तो ये सुनकर अक्षत के तो पैरों तले जमीन ही खिसक जाती है। अब आगे अक्षत को जब ये पता चलता है कि यह बेबी डॉल उसकी बायोलॉजिकल बहन है और वह ये डॉक्टर केआर है और वह माफिया क्वीन भी है, तो उसके आश्चर्य का कोई ठिकाना नहीं रहता। वह इस वक्त इतना आश्चर्य में था कि उसे होश भी नहीं था कि उसका मुंह इतना खुल गया है कि उसमें 2 लड्डू आराम से एक साथ चले जाएं। उसके इस तरह के फेस इंप्रेशन को देखकर रेहान को बहुत ज्यादा हंसी आ रही थी। वो हंसते हुए उसके पास जाता है और उसका मुंह बंद करते हुए कहता है कि क्या हुआ बिग ब्रो, अपना मुंह बंद कर लो वरना मक्खियों चली जाएगी। अब जाकर अक्षत तो अपने होश में आता है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि यह छोटी सी लड़की ही डॉक्टर केआर है। हाँ, एक बार वह ये तो यकीन कर सकता था कि यह उसके बायोलॉजिकल बहन हो सकती है, क्योंकि उसके आंखों का रंग कुछ कुछ उन लोगों से मिलता जुलता था। और कहते हैं ना, आंखें जेनेटिक होती है, पर वो डॉक्टर केआर है, इस बात पर उसका यकीन कर पाना तो मुश्किल हो रहा था। वह इस आश्चर्य के साथ रेहान से कहता है कि तुम झूठ बोल रहे हो ना, तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो, मेरी खींचाई करना चाहते हो, इसी वजह से तुम ये कह रहे हो। तुम चाहते हो कि मैं इंडिया तुम लोगों के साथ चलूं, इसी वजह से मुझसे इस तरह का मजाक कर रहे हो। तभी रेहान मुस्कुरा कर कहता है कि अच्छा, मैं मजाक कर रहा हूँ तो रूहानी मयंक को कैसे जानती है, और इतने दिनों से हम सब डॉक्टर केआर को ढूंढ रहे थे। मुझे भी तो दादाजी की ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर केआर की जरूरत थी, पर वो हम लोगों को कभी नहीं मिली। पर जब तुमने उसे एक बार कहा तो उसने तुरंत ही उससे कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। और यह कोई इत्तेफाक नहीं हो सकता, क्योंकि कोई भी इत्तेफाक से डॉक्टर केआर तक नहीं पहुंच सकता। रेहान की बातों को सुनकर अक्षत भी सच में पड़ जाता है कि सच में उसने किस तरह सिर्फ एक मैसेज से ही डॉक्टर केआर से कॉन्ट्रैक्ट कर लिया था। तो क्या उसकी बहन ही डॉक्टर के है? ये सोचकर वह अपना सर पकड़ लेता है। उसे समझ नहीं आता कि उसकी इतनी छोटी सी बहन की क्या क्या आइडेंटिटी है। वह एक सक्सेस बिजनेस वुमेन है जिसकी दुनिया भर में बड़ी से बड़ी कंपनी है। वह एक माफिया क्वीन भी है और अब वह एक मिरेकल डॉक्टर भी है। और जब इतना कुछ है तो पता नहीं और भी कुछ उसकी आइडेंटिटी होगी जो हम लोगों को पता नहीं होगी। ओ गॉड, मुझे यकीन नहीं हो रहा है, इतनी छोटी सी लड़की के इतने सारे सीक्रेट हैं जो कि अमेजिंग है। फिर उसे याद आता है कि वह एक परफेक्ट शूटर और फाइटर भी है। उसे यकीन नहीं हो रहा था कि क्या वह पैदा होते ही यह सब सीखना शुरू कर दी थी। इतने सब हुनर के लिए तो उसकी एज बहुत ही कम है और हम लोग तो बहुत ही अमीर थे, राजघराने से थे, इसलिए हम सभी को तो बचपन में ही इन सब चीजों को सीखने के लिए ट्रेनिंग दी जाती थी, जिसका खर्चा बहुत ही ज्यादा होता था। और वह तो इतनी गरीब थी, तो फिर उसने ये सब कैसे सीखा होगा? क्योंकि अक्षत अपनी इस बायोलॉजिकल बहन के बारे में बहुत कुछ जानकारी हासिल की थी, जहां उसे पता चला था कि कपूर परिवार उसे किसी प्रकार की फाइनेंशियल हेल्प नहीं करता था, यहाँ तक कि वह फीस भी पार्ट टाइम जॉब करके जमा करती थी। और फिर जब वह थोड़ी बड़ी हुई तो उसे गांव भेज दिया गया, जहां उसकी जिंदगी तो और भी ज्यादा खराब हो गई थी। तो फिर यह सब कहाँ हुआ और कब हुआ?
उसे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सच में उसकी बहन एक मिस्ट्री थी, रहस्य से भरी शायद, जिसे कोई नहीं जान सकता था। अक्षत इस समय अपने सोच में ही डूबा था। तभी रेहान के फोन पर मैसेज आता है, जिसे देखकर रेहान अक्षत से बोलता है कि बिग ब्रो मैं चलता हूँ, अगर तुम्हें अपनी बायोलॉजिकल बहन के बारे में और जानना है तो इंडिया आ जाना। कितना का कर वह आगे बढ़ जाता है। वही अक्षत तो अपने होश में आता है और रेहान को जाता देखकर उसे जोर जोर से आवाज लगने लगता है, रेहान रुको, मेरी बात तो सुनो, मुझे उसके बारे में कुछ और बताओ। रेहान रुक जाओ। वहीं पर वह बार बार आवाज लगाई जा रहा था, पर रेहान अपनी होठों पर मुस्कुराहट बनाए अपने इस पागल भाई के ऊपर हंसते हुए आगे बढ़ रहा था। तभी पता नहीं रेहान को क्या होता है, वह अपनी जगह पर रुक जाता है। ये देखकर अक्षत खुश हो जाता है कि शायद रेहान उसकी बातों को मानकर रुक गया है। पर तभी रेहान पीछे मुड़कर अपने होठों पर एक शातिर मुस्कान लिए बोलता है, बिग ब्रो आप अपनी बहन के बारे में जानने से पहले उसे बारे में सोचो जो कुछ देर पहले अपने रायता फैलाया है। मुझे नहीं लगता है कि अब आपका इम्प्रेशन आपकी बहन के आगे कुछ अच्छा पड़ा होगा। कितना कहकर रेहान वहां से निकल जाता है। वही अक्षत सोच में पड़ जाता है, उसने कौन सा रायता फैलाया है। तभी अचानक से उसे याद आता है कि अभी कुछ देर पहले उसने मयंक के सामने अपनी बहन को क्या क्या कहा था। ये याद आते ही वह अपना सर पीट लेता है और जोर से चिल्लाकर बोलता है, हे गॉड मैंने ये क्या कर दिया। तभी उसे याद आता है कि अचानक से यह बात मयंक ने छेड़ी थी। अब जाकर उसे समझ में आता है कि मयंक ने उसके साथ क्या किया। ये सोचते ही वह जोर जोर से चिल्लाकर मयंक को गालियां देने लगता है। इस समय वहां पर बहुत कम सर्वेंट थे, पर जो भी थे वह अक्षत के बहुत ही खास थे। वह अक्षत को इस तरह से पागलों की तरह बिहेव करता देखकर आश्चर्य में पड़ जाते हैं। आखिर में उनके मालिक इस तरह पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हैं। वह बस अपनी आंखें फाड़े अक्षत को देखे जा रहे थे। वहीं अक्षत को तो कुछ होश ही नहीं था। वो लगातार मयंक को गालियां दिए जा रहा था। अगर इस वक्त मयंक उसके सामने होता तो और मयंक को जान से मार डालता। उसकी हिम्मत भी कैसे हुई उसके साथ इतना घटिया मजाक करने की। अब वो कौन सा मुंह लेकर अपनी बहन के सामने जाएगा। इस वक्त उसे मयंक के ऊपर बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था। खुद में ही बोले जा रहा था, कुत्ता कहीं का, जब तुझे पता था कि वो हमारी बहन है तो बताना नहीं चाहिए था मुझे इस तरह फंसा कर, और खुद उसके सामने महान बनकर चला गया। अब मैं कैसे जाऊं, कैसे अपनी बेबी डॉल से नजरें मिलाऊंगा, कैसे उससे बात करूंगा, वह मेरे बारे में क्या सोचेगी। मैंने उसके मुंह पर ही उसे कितना भला बुरा कह दिया। ये सब बात सोचकर वह खुद में ही कहता है, और जैसा घटिया भाई तो उसने कभी नहीं देखा होगा। हे गॉड, अब मैं उसे कैसे सॉरी बोलूं, क्योंकि अगर अब मैं उसे कुछ भी कहूंगा तो उसे मेरी बातों पर यकीन नहीं होगा, क्योंकि मैं ही तो अपने मुंह से उसे कितना कह दिया है। इस समय अक्षत का तो मुंह देखते ही बन रहा था। अगर मयंक होता तो वह तो अपने भाई का ऐसा फेस देखकर हंस हंस के पागल ही हो जाता। उसे कुछ नहीं समझ में आ रहा था कि वह क्या करे। वह कैसे यकीन दिलाए कि वह उसे कितना प्यार करता है, और जब उसे पता चला कि वह उसकी बहन है तो उसके खुशी का तो ठिकाना ही नहीं था। वह उसे कैसे बताएं कि उसे देखकर उसके दिल को सुकून मिलता है। उसके पास होने से उसे अपनेपन का एहसास होता है। उसे पहले से ही लग रहा था कि मानो वह उसकी खास है। उसकी आवाज सुनकर उसका दिल धड़कता था। वह उसे बस अपना थोड़ा सा रिश्ता चाहता था, पर यहाँ भगवान ने तो उसे पूरा का पूरा ही रिश्ता दे दिया। पर वो बेवकूफ अब किस हक से उससे रिश्ता निभाएं। इस वक्त उसकी आंखों के सामने मयंक का अपनी बहन को बिल्कुल प्रिंसेस की तरह संभाल कर रखना
उसे प्यार करना, उसे खाना खिलाना और बड़े हक के साथ उसे अपने गले से लगाना सब कुछ याद आ रहा था। वह भी अपनी प्यारी बहन को प्यार करना चाहता था, पर उसने सब कुछ बिगाड़ दिया। वह तो सोच भी नहीं सकता था कि कुछ दिनों पहले वह जी बहन को देखना भी पसंद नहीं कर रहा था, आज वह उसके लिए कितनी खास बन गई थी। और क्यों ना खास हो, बहुत ही इतनी प्यारी और इतने रहस्यों से भारी कि उसे सब कुछ उसके बारे में जानना था। उसे पता था कि उसकी जिंदगी आसान नहीं रही होगी, जहां राजघराने से होने के कारण उन्हें सब कुछ बहुत ही आराम से हासिल हो गया था। फिर भी यहाँ तक पहुँचाने के लिए उन्होंने इतनी कड़ी मेहनत की थी कि दूसरों के मुकाबले हुआ बहुत ही कम वक्त में यहाँ तक पहुँच चुके थे। वो खुद को ही जीनियस समझते थे, पर आज उनके सभी सोच को झूठ लाते हुए उसकी यह छोटी सी बहन उनसे हर मायने में आगे थी। बिजनेस हो या फिर फाइटिंग, वह सब में आगे थी। देखने में वह बिल्कुल नाजुक किसी फूल की तरह थी, पर वह फिजिकल बहुत ही ज्यादा पावरफुल थी। और हो भी क्यों ना, आखिर में वह एक माफिया क्वीन थी जिसकी दहशत पूरी दुनिया में फैली हुई थी, जिसे हरा पाना इतना आसान नहीं था। अक्षत का इस समय पूरा सर घूम रहा था, उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि वह क्या करे, और तभी अचानक से वह अपने कमरे की ओर दौड़ लगा देता है। तो अब आगे क्या होगा जाने के लिए चलिए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट एपिसोड की तरफ। एपिसोड 206, अक्षत का किया के जेट पर आना। तो दोस्तों, अब तक आपने सुना कि किस तरह अक्षत को जब सच्चाई पता चलती है तो वह पागलों की तरह मयंक पर चिल्लाने लगता है। इस वक्त उसका मन कर रहा था कि वह मयंक को इतना पीटे कि फिर से ऐसा मजाक करने की उसकी हिम्मत कभी ना हो। अब आगे वो बहुत तेजी से अपने रूम के अंदर जाता है। उसे ऐसे भागते हुए जाता देखकर सर्वेंट एक बार फिर से हैरान हो जाते हैं कि ऐसा क्या हुआ, अब उनके सर क्या करने जा रहे हैं। सभी 2 मिनट भी नहीं बीते थे, अक्षत अपने एक लगेज के साथ बाहर आता है। ये देखकर तो अब फिर से सब एक बार आश्चर्य में पड़ जाते हैं। तभी अक्षत जोर से अपने सेक्रेटरी को आवाज देता है, जो इस वक्त बाहर ही खड़ा था। वह तुरंत ही भाग कर आता है और यश बस बोलता है। उसे देखकर अक्षत बोलता है कि क्या लगेज लो और गाड़ी निकालो, हम लोग तुरंत ही एयरपोर्ट के लिए निकल रहे हैं। ये सुनकर तो अब हैरान होने की बड़ी उसके सेक्रेटरी की थी। वह जानना चाहता था कि हम लोग कहाँ जा रहे हैं, पर वो पूछ नहीं पा रहा था क्योंकि उसे अक्षत के गुस्से से डर लगता था। वही इस तरह खड़ा देखकर अक्षत तुझे जोर से बोलता है, क्या तुम्हें अपनी जान प्यारी नहीं है जो अभी अपना ये सड़ा हुआ मुंह लेकर यही खड़े हो। उसकी बातों को सुनकर वह तुरंत ही होश में आता है और बिना एक पल लगेज लेकर बाहर की ओर भाग जाता है। जाते वक्त वह मन में ही बड़बड़ा रहा था, अब इस भूखे शेर को क्या हो गया जो इतना गुर्रा रहा है। अगर 2 मिनट और वहां खड़ा होता तो वह मुझे ही खा जाता। इतना बोलते हुए वह तुरंत ही ड्राइवर को गाड़ी निकालने के लिए कहता है। वही अक्षत अपने सीनियर गार्ड को कुछ हिदायत देता है और तेजी से बाहर की ओर आ जाता है। जैसे ही गाड़ी उसके सामने आती है, बिना एक पल गनवाए वह जल्दी से गाड़ी में बैठता है और वहां से निकल जाता है। दूसरी तरफ किया, रेहान और मयंक एयरपोर्ट पहुंच चुके थे। उनका प्राइवेट जेट वहां खड़ा था। किया ने अपने गार्ड को भी बुला लिया था, जिन्हें उसने प्रिंस के यहाँ स्टे करने को कहा था, और बहुत से गार्ड इस वक्त उन लोगों को चारों तरफ से घेर कर खड़े थे। इस वक्त किया के साथ उसका पर्सनल गार्ड शंकर भी था। अब वह सब लोग जाने के लिए बिल्कुल तैयार थे। बाकी के गार्ड के लिए दूसरी जेट तैयार खड़ी थी। किया अपने लोगों का बहुत ध्यान रखती थी, वो उन्हें बिल्कुल अपने परिवार की तरह ही ट्रीट करती थी। वह सब आगे बढ़े ही थे कि तभी वहां कुछ ऑफिसर आ जाते हैं। वह लोग सम्मान के साथ अपना सर झुकाकर उन्हें ग्रीट करते हैं
और कहते हैं कि कुछ तकनीकी प्रॉब्लम के वजह से उड़ान भरने में कुछ मिनट लेट हो जाएगा, इसलिए हम आपसे माफ़ी मांगने आए हैं। प्लीज़ आप लोग कुछ देर अपने जेट पर ही इंतज़ार कीजिए, हम कोशिश करेंगे कि आपको किसी भी तरह की प्रॉब्लम ना हो। उन लोगों की बातों को सुनकर वह लोग उन्हें ओके कह देते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि अक्सर इस तरह की प्रॉब्लम हो जाया करती है, जो कि आम बात थी। पर वह सारे ऑफिसर के चेहरे पर इस समय बहुत ज्यादा डर दिख रहा था। उन्हें इस तरह से डरता देखकर रेहान मन ही मन कुछ सोचता है, फिर उसके होठों पर हल्की सी मुस्कुराहट आ जाती है, माने उसे सब कुछ समझ आ रहा था। वह कुछ नहीं कहता और उन्हें जाने का इशारा कर देता है। उसके बाद वह सभी लोग अपने जेट की ओर बढ़ जाते हैं। वो लोग जैसे ही अंदर जाते हैं, सभी अपनी अपनी सीट पर बैठने लगते हैं, लेकिन तभी रेहान किया का हाथ पकड़कर अपनी ओर खींच लेता है। उसके ऐसा करते ही किया थोड़ा सा लड़खड़ा जाती है। तभी रेहान उसे कमर से पकड़कर अपनी तरफ खींच लेता है, जिससे किया सीधे जाकर उसके सीने से टकराती है। इस वक्त रेहान का हाथ उसकी कमर पर था और किया के दोनों हाथ रेहान के कंधे पर थे। किया उसे अपनी नजरें उठाकर देखती है तो रेहान उसे बहुत ही प्यार से देख रहा था, और जब रेहान किया की ब्लू आई में देखता है तो वह उसकी आंखों में ही डूब जाता है। वही किया भी एकटक उसकी आंखों में देख रही थी। इस वक्त दोनों ये भूल गए थे कि उनके साथ वहां और भी कोई है। तभी मयंक देखा है कि ये दोनों तो अपने में ही खो गए हैं। उन्हें ऐसी कंडीशन में देखकर अब मयंक को हंसी आ रही थी। उन दोनों का ध्यान मयंक पर नहीं था, वह तो अपने में ही खोए हुए थे। मयंक को शरारत सूझती है तो वह उनके पास जाकर जोर से गाने लगता है। दो दिल मिल रहे हैं मगर छुपके छुपके, मगर छुपके छुपके, सबको हो रही है खबर, छुपके छुपके खबर, छुपके छुपके। उसकी आवाज को सुनकर दोनों ही अपने होश में आते हैं और जल्दी से एक दूसरे से दूर खड़े हो जाते हैं। इस समय उन दोनों के लिए सिचुएशन बहुत ही ऑकवर्ड हो गई थी। वही किया अपनी नजरों को इधर उधर कर रही थी और रेहान बस किया के चेहरे को ही देखे जा रहा था और मन में सोच रहा था, क्या उसकी एंजल शर्माती भी है। ये सोचकर ही उसके होठों पर मुस्कुराहट छा जाती है। उसे इस तरह किया को देखकर बहुत ज्यादा मजा आ रहा था। वही मयंक तो उन दोनों पर हंसे जा रहा था। किया देखी है कि उसका ये भाई अपना मुंह बंद करने वाला नहीं है, तो वह अपने भाई पर थोड़ा गुस्सा होते हुए बोलती है, भाई प्लीज आप मजाक बनाना बंद करें। वह मैं गिर रही थी तो रेहान ने बस मुझे पकड़ लिया था, इसमें इतना हंसने वाली बात क्या है। तभी मयंक किया से कहता है कि वो मेरी प्यारी बहना, मैं तो हमेशा से चाहता हूँ कि रेहान तुम्हें हमेशा इसी तरह पकड़े रहे। उसकी बातों को सुनकर किया को शर्म आने लगी थी, जिससे उसका चेहरा लाल पड़ने लगा था। इस समय वह बहुत प्यारी लग रही थी। देखकर रेहान और मयंक दोनों ही उसके दोनों गालों को खींच लेते हैं, जिसे देखकर किया अपनी आंखें बड़ी कर लेती है। उसे ऐसा करता देख दोनों जोर जोर से हंसने लगते हैं। उन्हें इस तरह हंसता देखकर किया के होठों पर भी मुस्कुराहट आ जाती है। तभी वह दोनों किया को एक एक साइड से हग कर लेते हैं। किया भी अपने दोनों हाथों को उन दोनों के कमर पर लपेट लेती है। इस समय वह तीनों बहुत ही प्यारे लग रहे थे। तभी जेट का दरवाजा फिर से खुलता है, जिसे देखकर वह तीनों उसी तरह से डोर की ओर देखते हैं। तो देखकर थोड़े आश्चर्य में पड़ जाते हैं, क्योंकि सामने से अक्षत चला आ रहा था। अक्षत की नज़र जैसे उन तीनों पर पड़ती है तो एक पल के लिए वो उन्हें देखता ही रह जाता है। बीच में किया खड़ी थी और उसके दोनों तरफ रेहान और मयंक उसे अपने बाहों में भर खड़े थे।
उसे देखकर ऐसा लग रहा था जैसे किस कांच की गुड़िया को वो दोनों संभाल कर पकड़े हो। किया को इस तरह से मयंक और रेहान के साथ कंफर्टेबल देखकर अक्षत को मयंक और रेहान से जलन होने लगती है। तभी मयंक आश्चर्य से अपने भाई को देखते हुए बोलता है, अरे बिग ब्रो, आप तो हमारे साथ नहीं आने वाले थे, फिर ऐसा क्या हो गया जो आप यहाँ टपक पड़े। उसका इतना बोलना था कि अक्षत अपनी गुस्से भरी नजरों से मयंक को देखने लगता है और मन में सोचता है कि साला रायता फैलाकर यहाँ कितने मजे से उसकी बहन के साथ अपनी बॉन्डिंग अच्छी करने में लगा है और उसे उसकी बहन के नजरों में इतना गिरा दिया है कि अब उसे नजर मिलाने में भी शर्म आ रही है। तभी रेहान भी टोंट मारते हुए बोलता है, अरे हाँ बिग ब्रो, अभी कुछ देर पहले तो आप यहाँ इंडिया जाने से मना कर रहे थे, फिर ऐसा क्या हो गया कि आप जाने के लिए तैयार हो गए और हमें बताया भी नहीं। फिर झूठ मूठ का सोचने की एक्टिंग करते हुए कहता है कि अरे कहीं जो कुछ देर पहले अभी तकनीकी खराबी हुई थी वह आप ही तो नहीं थे। ये सुनकर अक्षत थोड़ा शर्मिंदगी से अपना सर झुका लेता है, क्योंकि उसी ने एयरपोर्ट पर फोन करके कोई बहाना बनाकर कुछ देर उड़ान डिले करने को कहा था जिससे वह उन लोगों तक जल्दी से पहुंच सके। और रेहान को ये बात उसी समय पता चल गई थी, क्योंकि रेहान कोई आम शख्स नहीं था। उसके सिक्योरिटी का पूरा इंतजाम उसके जाने से पहले ही कर दिया जाता था और उसे वक्त ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। तो अचानक से यह प्रॉब्लम कहां से पैदा हो गई थी, यह जानने में उसे थोड़ी भी देर नहीं लगी। वहीं उन तीनों को इस तरह देखता हुआ पाकर अक्षत बहाना बनाते हुए कहता है कि वह तुम लोग सब इतना कह रहे थे, तो बाद में मैंने सोचा कि अगर मैं नहीं जाऊंगा तो तुम सबको बुरा लगेगा, इसलिए मैं आ गया। उसकी इस तरह की बेतुकी बातें सुनकर मयंक तपाक से बोलता है, बिग ब्रो, जहां तक मुझे पता है आपको किसी के बुरा लगने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो आज सूरज किधर से निकल गया। उसकी बातों को सुनकर अक्षत तो उसे अपनी खा जाने वाली नजरों से देखता है, मानो बोल रहा हो कि अगर अब तूने अपना मुंह ना बंद किया तो मैं अभी के अभी तेरा मुंह तोड़ दूंगा। मयंक अपने भाई की आंखों को देखकर तुरंत ही चुप हो जाता है, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसका भाई इस वक्त बहुत ज्यादा गुस्से में है और उसने पहले भी तो रायता फैलाया था। उसे पूरी उम्मीद थी कि जब उसके भाई को पता चलेगा कि किया उसकी बहन है तो वह चाहकर भी खुद को इंडिया आने से नहीं रोक पाएगा, इसलिए वह जाने से पहले अपने भाई को बताना चाहता था। पर किया के लिए जब उसके भाई ने वह सब बोल दिया तो मयंक ने गुस्से में अपने भाई को कुछ नहीं बताया। पर अब रेहान को देखकर उसे सब समझ में आ गया था कि रेहान क्यों बाहर आने में इतनी देर कर रहा था। जरूर उसने भाई को बता दिया था, तभी तो उसका भाई कैसे पागलों की तरह भागता हुआ यहाँ आ टपका। या सब सोचकर अब मयंक को अपने भाई पर बहुत हंसी आ रही थी। तो अब आगे क्या होने वाला है? क्या अक्षत किया के साथ इंडिया वापस जाएगा या फिर किया उसके साथ जाने से मना कर देगी? यह जानने के लिए नेक्स्ट एपिसोड सुनना बिल्कुल ना भूले और कमेंट करके अपनी राय जरूर दें। दोस्तों, आज स्टोरी लिखने में बहुत देर हो गई है, इसलिए आज स्टोरी छोटी ही दे रहे हैं। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो आज स्टोरी अपलोड नहीं कर पाएंगे और आप लोग आज की स्टोरी नहीं सुन पाएंगे। कल कोशिश करेंगे कि थोड़ा पहले ही समय निकालकर स्टोरी लिखना शुरू कर दें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट एपिसोड के साथ, तब तक के लिए आप सभी को मेरी तरफ से धन्यवाद।